हे क्यूरियोसिमंस, तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं कि अभी तक हम मार्स को क्यों कॉलोनाइज नहीं कर पाए, क्या-क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है और हम करंट टाइम में क्या-क्या स्टेप्स ले रहे हैं टू कॉलोनाइज मार्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्स के साइज और ग्रेविटी के बारे में। तो अगर हम मार्स के साइज की बात करें तो वो अर्थ के कंपैरिजन में लगभग आधा है, और वहाँ की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में 38% है। इस वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिन है और उसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। और जो मार्स है उसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, मतलब जो मार्स है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिन है। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मीटियोर शावर होते हैं, बजाय इसके जैसे अर्थ में हमारे पास काफ़ी थिक एटमॉस्फेयर है और उस वजह से एस्ट्रॉइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाते हैं और वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। बट मार्स पे ऐसा नहीं है, बिकॉज वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बर्न नहीं कर पाता है मीटियोर्स को। इस वजह से वो हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बस इतने रिस्क नहीं है, बहुत सारे रिस्क है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वहाँ का साइज बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से लो ग्रेविटी की वजह से मसल लॉस और बोन लॉस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे कि लिमिटेड नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स को ही भेजना और काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन मिशन करना। अगर हम काफ़ी लंबे करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं मार्स के हार्श एनवायरनमेंट को लेके, बिकॉज वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा थिन है और मार्स अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा दूर है सन से। अगर हम अर्थ की डिस्टेंस बोले तो वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो मार्स की डिस्टेंस है सन से वो है 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दैट मीन्स अर्थ के कंपैरिजन में मार्स सन से 1.52 टाइम्स ज़्यादा दूर है। इसी वजह से वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब कि -62 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक्सट्रीम है काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम डस्ट स्टॉर्म भी आते हैं। यस, मार्स पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकते हैं। मार्स के एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन भी नहीं है और वहाँ पे सनलाइट बहुत ही ज़्यादा कम पहुँचती है। मतलब अगर हम मैक्सिमम लाइट की बात करें तो वो अर्थ के कंपैरिजन में 44% है, मतलब काफ़ी कम वहाँ पे सनलाइट पहुँच पाती है। बिकॉज ऑफ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है खुद की, मतलब मार्स की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उस वजह से वहाँ पे रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। मार्स पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स पे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम्स मोर रेडिएशन एक्सपोज होगी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से हमारे को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी ऑन दैट मटेरियल्स जो हमें प्रोटेक्ट करेगी, मतलब हमारे एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम रेडिएशन। वेल, इन सब चीज़ों में हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बिकॉज हम आर्टिमिस मिशन कर रहे हैं और ISS में भी हम अपने साइंटिस्ट को भेज रहे हैं। बट इतना सब कुछ काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। जैसे वहाँ पे हमें कुछ हैबिटेट्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ के हार्श एनवायरनमेंट और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा और एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करेगा। और इनकी टेस्टिंग भी चल रही है। देखो, मून पे भी हमें बेस बनाना है और ये हमारे मार्स पे भी काम आएगा। और वहाँ पे हमें कुछ लाइफ सपोर्ट भी चाहिए होगा हमारे हैबिटेट में, जो हमें एयर प्रोवाइड करेगा, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं है, हमें वाटर भी चाहिए, हमें फूड भी चाहिए, और जो हमारा वेस्ट है वो भी हमें रिसाइकिल करना है। मतलब जितने भी एयर, वाटर, फूड की मैं बात कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को भी हमें रिसाइकिल करना पड़ेगा और उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। और पावर सबसे बड़ी बात है, हमें पावर भी जनरेट करनी है, बिकॉज सोलर सिस्टम, सिर्फ हम सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं हमें, बिकॉज वहाँ पे 44% ही सनलाइट पहुँच पाती है एज कम्पेयर टू अर्थ। इस वजह से हमें काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये भी एक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें हैबिटेट्स डिज़ाइन करने और लाइफ सपोर्ट बनाना है। बट देखो, अगर लाइफ सपोर्ट की बात करें तो हम ऑलरेडी ISS में तो ये चीज़ें टेस्ट कर ही रहे हैं, तो इस चीज़ में भी हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। देखो, अगर हमें लॉन्ग टाइम मिशंस और वहीं पे ही कॉलोनीज बनानी है तो हमें सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हम वहीं पे कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, फूड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब एक टर्म है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस पे हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स एक टर्म है। मतलब हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं कि हम सॉइल के बजाय पानी में ही हम मिनरल्स डालते हैं और वहीं पे ही हम प्लांट्स लगाते हैं। और एक्वाफिनिक्स में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम फिशेस डाल देते हैं, तो फिशेस नेचुरल फर्टिलाइजर हमारे लिए तैयार करते हैं और जो प्लांट्स है वो पानी को प्योरीफाई करते हैं फिशेस के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जी हाँ, हमारे को रिसोर्स का परफेक्टली यूटिलाइजेशन करना होगा बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी कॉल्ड ISRU, मतलब इनसूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसकी मदद से हम मार्स के ही सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे वाटर, मिनरल्स और फ्यूल जैसी चीज़ें, और साथ में मटेरियल्स, ताकि हम कंस्ट्रक्ट कर पाए हैबिटेट। तो ये सब टेक्निकल चैलेंजेस है जो हमें
फेस करने हैं, और भी काफी सारे टेक्निकल चैलेंजेस है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट एक चीज है जो हम कर सकते हैं वो है रोबोटिक एक्सप्लोरेशन। मतलब मार्स पे रोवर्स भेज के हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वहां के एनवायरमेंट और पोटेंशियल रिसोर्सेज जो हमारे वहां पे काम आ सकते हैं उनके बारे में, वहां की जियोग्राफी के बारे में, मतलब सूटेबल लैंडिंग साइट्स कहाँ कहाँ है उसके बारे में पता करने के लिए। और मार्स के सैंपल से, मतलब सॉइल और रॉक्स के सैंपल से हम उनको अर्थ पे लाएंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे ताकि हम पता कर सके कि वहां पे वाटर कहाँ पर है और हम उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो हमारे काम आ सके वहां पर। तो अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, बिकॉज ये भी हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज है। अगर हम एवरेज डिस्टेंस की बात करें अर्थ और मार्स की, तो वो है 225 मिलियन किलोमीटर, जो कि काफी ज्यादा है। और इसी वजह से वहां पे सोलर पैनल्स भी इफेक्टिव नहीं है, तो हमें वहां पे न्यूक्लियर पावर एनर्जी यूज करना पड़ेगा एज अ एनर्जी सोर्स। अगर हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात करें तो हमारे लिए सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, जो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है डेवलप करनी, ताकि हम एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम पे काम कर सके जो हमें मार्स तक पहुंचाएगा। ऑल्दो हम लैंडिंग टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अचीव कर चुके हैं, देखो हमने काफी सारे मिशंस मार्स पे लैंड करे हैं ऑलरेडी। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की बात क्यों कर रहा हूं, हम तो ऑलरेडी इतने सारे रॉकेट्स बना चुके हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमें वहां तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाना है और कार्गो को मार्स तक पहुंचाना है अर्थ से, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अब देखो काफी ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ और मार्स के बीच। लेकिन अगर हम परफेक्ट विंडो की बात करें, मतलब अर्थ और मार्स के परफेक्ट अलाइनमेंट की बात करें, वो 26 मंथ में एक बार बनता है ताकि वो सबसे ज्यादा क्लोज हो और हम यहां से अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजे और वहां तक पहुंचे। और स्पेसक्राफ्ट को भी अर्थ से मार्स तक पहुंचे में 1 मंथ का टाइम लगता है, यस 8 महीने लग जाते हैं वहां तक स्पेसक्राफ्ट को पहुंचने में। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, देखो काफी सारी स्पेस एजेंसीज इस पे काम कर रही है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज की बात करें, उसमें सबसे आगे है नासा, वो भी काफी कुछ कर रही है। जैसे रोबोटिक मिशंस कर रही है मार्स पे जाके, लाइक क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस। नासा आर्टेमिस मिशन भी कर रही है जिसकी वजह से हम ह्यूमंस को मून पे ले जा पाएंगे दोबारा से। ऑल्सो हेल्प कर रही है मार्स सैंपल लाने में ताकि हम उन पे स्टडीज कंडक्ट कर पाए फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशन टू दी मार्स। तो अगर हम ESA की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा हेल्प कर रही है पार्टनर करके इन वेरियस मार्स मिशन इंक्लूडिंग एक्सोमार्स प्रोग्राम, और अपने रोवर्स भेज के, ताकि वहां पे वो पास्ट में अगर कोई लाइफ थी या फिर प्रेजेंट में अगर मार्स पे कोई लाइफ है उसको ढूंढने में हमारी हेल्प कर रही है। और भी काफी सारी कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज हमारी हेल्प कर रही है, जैसे कि चाइना, रशिया, इंडिया। बट मैं इन सबको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। बट इंडिया की इसरो भी काफी ज्यादा हेल्प कर रही है, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन है और मंगलयान 2 मिशन है, जो हमारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है मार्स एक्सप्लोरेशन में। और अगर हम प्राइवेट स्पेस एजेंसीज की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा हेल्प कर रही है, जैसे कि सबसे फेमस कंपनी है स्पेसएक्स, लेड बाय इलॉन मस्क, और ये मोस्ट प्रोमिनेंट स्पेस एजेंसी है। और इलॉन मस्क का भी एम्बिशन है मार्स को कॉलोनाइज करने का, और इसके लिए वो लोग काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि काफी ज्यादा स्पेसशिप्स की टेक्नोलॉजी डेवलप करके और स्पेसशिप्स के टेस्ट कंडक्ट करके। और सबसे फेमस नाम है स्टारशिप, जी हाँ, वो स्पेसएक्स ही डेवलप कर रहा है, जो हमारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो नेक्स्ट स्पेस प्राइवेट कंपनी है जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, जो हमारी हेल्प कर रही है लूनर मिशन में ब्लू मून लूनर लैंडर का यूज करके, और इसकी वजह से हम मून पे लैंड करेंगे और यही हमारी हेल्प करेगी मार्स एक्सप्लोरेशन में भी। बोइंग भी अपना स्पेस लॉन्च सिस्टम तैयार कर रहा है, जो हमें मार्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो नेक्स्ट चैलेंज है साइकोलॉजिकल चैलेंज। देखो जब हमारे एस्ट्रोनॉट आइसोलेशन में रहेंगे तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमारे क्रू के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है बाय सिलेक्टिंग एस्ट्रोनॉट जिनका आपस में कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है, और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देके, ताकि वो स्ट्रेस अपना कम कर पाए। अब देखो ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूं कि मार्स पे कॉलोनी बनानी है और स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, ये आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। नासा के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इसमें हमें 10 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक का खर्चा आ सकता है। ये डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स पे। इसी वजह से कोई एक स्पेस एजेंसी मार्स कॉलोनाइजेशन अकेले नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ बजट इश्यूज। इसीलिए हमें काफी ज्यादा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, ताकि हम रिसोर्सेज को एक दूसरे से शेयर कर पाए, नॉलेज को एक दूसरे से शेयर कर पाए, एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए और बजट शेयर कर पाए, ताकि हम मार्स को कॉलोनाइज करने का सपना जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बट अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो,
चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और ऐसे ऑसम वीडियोस के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।